भारत दौरे पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पीएम मोदी के साथ कई मुद्दों पर करेंगे चर्चा। भारत के साथ कई क्षेत्रों में करेंगे व्यापार समझौता। सेना मानहानि केस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। अप्रैल 2026 तक ट्रायल कोर्ट कार्यवाही पर रोक। प्रदूषण को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का अनोखा प्रदर्शन। इमरान ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे संसद, प्रदूषण के खिलाफ सरकार को घेरा। जेल में मिलने पहुंचा परिवार, आजम खान और अब्दुल्ला ने मुलाकात से किया इनकार। कारागार प्रशासन भी चुप। और इंडिगो की 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द। दर्जनों फ्लाइट में घंटों की देरी से यात्री नाराज। पायलटों की कमी बताई जा रही। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। आज संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर संसद पहुंचे लोकसभा में विपक्ष के राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि मैं बाहर से आने वाले लोगों से मिलूं। मोदी जी और विदेश मंत्रालय इस नियम का पालन नहीं करते हैं, ये उनकी इनसिक्योरिटी है। राहुल ने कहा कि हमारे सभी के साथ रिश्ते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन एक अलग नजरिया देते हैं। हम भी भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिर्फ सरकार नहीं करती है। वहीं रूस के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मोंटरोव गुरुवार सुबह पार्लियामेंट पहुंचे हैं। दूसरी तरफ सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने दिल्ली एयर पॉल्यूशन के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। कई विपक्षी सांसद गैस मास्क पहनकर पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद इमरान मसूद संसद परिसर में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पहुंचे और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के एक अखबार में लिखे लेख का पूरा समर्थन किया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर बेहद गंभीर इमरान मसूद ने चेतावनी दी कि स्थिति और भयावह होने वाली है। इमरान मसूद ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति और बदतर होने वाली है। सोनिया गांधी ने सही मुद्दा उठाया है कि अरावली को खत्म करने की साजिश चल रही है। अगर अरावली खत्म हुई तो दिल्ली में प्रदूषण का कहर बरपेगा। आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को ऑक्सीजन मास्क लगाकर चलना पड़ेगा। उन्होंने आगे कहा, मैंने ये ऑक्सीजन सिलेंडर अपनी गाड़ी में रख लिया है। बीती रात मुझे सांस लेने में तकलीफ हुई। हम लोग सहारनपुर से साफ हवा के आदी हैं। दिल्ली आते ही सांस लेने में दिक्कत होती है। बिहार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने लगातार विकास के लिए काम किया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा, हम 2 बार आपके साथ गए थे लेकिन आपने गड़बड़ी की, इसलिए छोड़ दिया। अब हम कभी आपके साथ नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब वो विपक्ष के साथ थे तब सब काम मान लिया जाता था, लेकिन अब वही सहयोग नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार ने कहा कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी और उसी समय से बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ। उन्होंने कहा कि बीते 20 वर्षों से बिहार के विकास के लिए निरंतर काम किया गया है और विकास ही उनका मुख्य उद्देश्य है। सीएम ने बिहार की जनता का आभार जताया और कहा कि लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रेम और भाईचारा है। पहले हिंदू मुस्लिम विवाद होता था, लेकिन सरकार ने कब्रिस्तानों और मंदिरों की घेराबंदी कराई, जिससे शांति कायम रही। बिहार के विकास में अब केंद्र सरकार ने भी कितना बड़ा सहयोग किया। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। जुलाई 2024 में 24 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार के द्वारा जुलाई 2024 में। और फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए
वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर वर्ष 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। देवघर जिले में बने भारतीय जनता पार्टी के भव्य कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा शामिल होंगे। 5 दिसंबर की शाम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देवघर पहुंचेंगे और फिर 6 दिसंबर को पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। 6 दिसंबर को संथाल प्रांगण के कार्यकर्ताओं को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से पहले देवघर में जिला प्रशासन और भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों की तैयारी जोरों पर है। पार्टी के कार्यकर्ता इस भवन के बनने से काफी खुश और उत्साहित हैं। बीजेपी नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार इस कार्यक्रम में झारखंड के कई पूर्व मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जिनमें बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और एवं चंपाई सोरेन सहित कई गणमान्य नेता भी मौजूद रहेंगे। जेपी नड्डा के आगमन को लेकर जिले में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पार्टी कार्यालय बनने से देवघर के कार्यकर्ताओं के साथ साथ संथाल क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं को बैठक और किसी भी प्रकार की राजनीतिक कार्यक्रम के लिए जगह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवघर जिले में बने बीजेपी का भव्य कार्यालय पूरे संथाल के हजारों कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से बांध कर रखेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे के बीच झारखंड में राजनीतिक उलटफेर की जिन अटकलों को काफी हवा मिली, अब उन पर विराम लगाते हुए बीजेपी और जेएमएम ने अपनी ओर से सफाई देते हुए इन खबरों को महज अफवाह करार दिया है, जिसे लेकर हमारी संवाददाता तृप्ति ने मुख्यमंत्री के रांची लौटने के बाद राज्य की इस हलचल से जुड़ी पूरी जानकारी ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली यात्रा के बाद से उड़ी अफवाहें जो थी, भाजपा और जेएमएम के बीच गठबंधन हो सकता है, झारखंड में राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है, ये अफवाहों का खंडन हो चुका है। भाजपा और जेएमएम दोनों ही तरफ से इन अफवाहों का खंडन किया गया है। दरअसल जेएमएम की तरफ से केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने साफ कहा है कि गठबंधन धर्म का पालन हमेशा से करती आई है झामुमो और आगे भी करेगी। हेमंत सरकार गठबंधन धर्म का पालन करती रहेगी और ये नहीं तोड़ेगी, चाहे भाजपा वाले कुछ भी कहे, वो गठबंधन धर्म का पालन करने से पीछे नहीं हटेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने लिए लड़ना आता है। इसी के साथ युवा जेएमएम की तरफ से भी जारी किया गया कई सोशल मीडिया पर पोस्ट और ये साफ कहा गया, भाजपा के साथ गठबंधन का तो सवाल ही नहीं होता। दूसरी तरफ भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता की बात करें, प्रदेश प्रवक्ता की बात करें, यानी कि प्रतुलनाथ शाहदेव की, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा ये सवाल ही नहीं होता कि भाजपा और जेएमएम एक साथ आए। प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि भाजपा और जेएमएम समुद्र के वो दो किनारे हैं जो कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो दोनों ही तरफ से दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं ने, बड़े नेताओं ने साफ साफ तब कह दिया है कि जेएमएम और बीजेपी का मिलना और एक साथ आना असंभव है झारखंड की राजनीति में। देखना यह होगा हेमंत सोरेन के लौटने के बाद किस तरह की स्थिति सामने आती है। फिलहाल के लिए कैमरामैन दीपक के साथ एपीएन न्यूज से मैं तृप्ति, रांची से नमस्कार। प्रदेश में विदेशी घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 17 नगर निकायों को निर्देश दिए हैं कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की सूची तत्काल तैयार की जाए। ये सूची संबंधित मंडल के कमिश्नर और आईजी को सौंपी जाएगी। प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में है और जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्रों, पुलिस लाइन और थानों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां इन घुसपैठियों को रखा जाएगा। यूपी में दिल्ली की तर्ज पर डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। डिटेंशन सेंटरों में खाने पीने, इलाज और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन और पुलिस की होगी। पकड़े गए घुसपैठियों की जानकारी रोजाना गृह विभाग को भेजनी होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे में मंदिर परिसर में मोर को अपने हाथों से गुड़ खिलाकर पशु पक्षियों के प्रति अपना स्नेह फिर दिखाया। गौशाला की व्यवस्था भी देखी और अधिकारियों को पशु संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
आइए जानते हैं उनका पशु पक्षियों के प्रति प्रेम कैसा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पशु पक्षियों के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। गोरक्षक पीठाधीश्वर के रूप में उनकी दिनचर्या का बड़ा हिस्सा गोरखनाथ मंदिर परिसर में रहने वाले पशु पक्षियों की सेवा और संरक्षण से जुड़ा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पशु पक्षियों के प्रति प्रेम किसी से छिपा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने एसआईआर अभियान को लेकर बड़ा संदेश दिया। वे वृंदावन के कैलाश नगर स्थित बूथ नंबर 66 पहुंचे, जहां उन्होंने घर घर जाकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने व संशोधन कराने के लिए लोगों को प्रेरित किया। उप मुख्यमंत्री ने लोगों की कुंडी खटकाकर उनसे स्वयं मतदाता फॉर्म भरने और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करने की अपील की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा एसआईआर अभियान लोकतंत्र को मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए कोई भी नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे। कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सोनभद्र जनपद में कफ सिरप माफिया का किंग पिन भोला प्रसाद जायसवाल कोलकाता के ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया गया है। ड्रग माफिया शुभम जायसवाल का पिता भोला पूरा परिवार लेकर थाईलैंड भागने की कोशिश में था, लेकिन सोनभद्र पुलिस की पैनी नजर और लगातार चल रही जांच ने इस भगोड़े को विदेश जाने से पहले ही दबोच लिया। जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि भोला प्रसाद झारखंड के रांची में शैली ट्रेडर्स के नाम से नकली बिलिंग कर करोड़ों की कोडिन कफ सिरप विभिन्न जिलों में भेजता था। और अब सबसे बड़ा खुलासा स्वयं भोला ने पुलिस को बताया है कि झारखंड में एक गुप्त गोदाम से पूरा कोडिन कफ सिरप रैकेट ऑपरेट होता था। वित्तीय लेन देन सीए विष्णु अग्रवाल संभालता था। अब एसआईटी और 4 जिलों की पुलिस भोला से अलग अलग पूछताछ करेगी। ये रैकेट सिर्फ तस्करी नहीं बल्कि एक व्यवस्थित ड्रग सप्लाई चेन था। शैली ट्रेडर्स, जिसका अस्तित्व जमीन पर नहीं पर कागजों पर एक विशाल बुकिंग सेंटर की तरह। भोला प्रसाद ने स्वीकार किया कि पूरा कोडिन कफ सिरप का संचालन रांची की एक गोदाम से चलता था। उसी से खेप निकलती, उसी से फर्जी बिलिंग तैयार होती और अलग अलग राज्यों में भेजी जाती। वित्तीय लेन देन, बैंक, नकदी और हवाला सब कुछ संभालने वाला था सीए विष्णु अग्रवाल। अब पुलिस सीए को भी जल्द ही पकड़ सकती है। 25 करोड़ का फर्जी कारोबार पुलिस जांच में सामने आया है कि भदोही, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र 4 जिलों में 25 करोड़ रुपए का फर्जी लेन देन किया गया। भारत में भूकंप जोखिम को लेकर एक बड़ा बदलाव हुआ है। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने नया अर्थक्वेक डिजाइन कोड और अपडेटेड भूकंपीय जोनेशन मैप जारी किया है। इस नए मानचित्र में पूरे हिमालयी क्षेत्र को पहली बार सबसे अधिक खतरे वाले जोन 6 में रखा गया है, जिसके बाद अब उत्तराखंड का पूरा क्षेत्र भी सबसे अधिक जोखिम वाले इलाकों में शामिल हो गया है। पहले उत्तराखंड के बड़े हिस्से जैसे देहरादून, ऋषिकेश और कोटद्वार को जोन 4 में और धारचूला, मुनस्यारी, नैनीताल, उत्तरकाशी को जोन 5 में रखा जाता था। अब नए मैप के लागू होने के बाद राज्य के सभी हिस्सों को उच्चतम भूकंप खतरे की श्रेणी में रखा गया है। बता दें कि सिक्किम जोनिंग मैपिंग का काम BIS द्वारा किया जाता है। उन्होंने कहा कि नए मैप में हिमालय क्षेत्र को लेकर सबसे बड़ा परिवर्तन किया गया है। पहले उत्तराखंड 2 जोन में बटा था, जिसमें धारचूला, मुनस्यारी और उत्तरकाशी जोन 5 में और देहरादून, ऋषिकेश, कोटद्वार जोन 4 में आते थे। नए आंकड़ों के आधार पर अब पूरे राज्य को जोन 6 में शामिल किया गया है। जनवरी 2026 से शुरू होने जा रहे माघ मेले की तैयारियां जोरों पर हैं, जहां मेले के लिए जमीन के समतलीकरण का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। वहीं पांटून ब्रिज बनाने, चकट प्लेटें बिछाने, पेयजल लाइनें बिछाने और बिजली पहुंचाने के लिए खंभे लगाए जाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने अब साधु संतों और संस्थाओं को जमीन आवंटन
करना भी शुरू कर दिया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण में तैनात अपर मेला अधिकारी दयानंद प्रसाद के मुताबिक 2 दिसंबर से माघ मेले में भूमि आवंटन का कार्य शुरू हो गया है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण सबसे पहले डंडीबाड़ा, आचार्यबाड़ा और खाक चौक के साधु संतों व संस्थाओं को जमीन आवंटित करेगा। परंपरा के मुताबिक सबसे पहले डंडी स्वामी नगर डंडीबाड़ा को जमीन आवंटित की जाती है। रायपुर के शहीद वीरनारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी के बीच टीम इंडिया की नई T20 जर्सी का भव्य अनावरण किया गया। वहीं 50 ओवर के खेले जा रहे मैच के दौरान भारतीय टीम की पारी खत्म होते ही मैदान पर सैकड़ों वॉलंटियर्स ने विशाल आकार की जर्सी को थामकर उसे पूरे आउटफील्ड में फैलाया। ये दृश्य इतना आकर्षक था कि स्टेडियम में मौजूद दर्शक उत्साह से खड़े होकर तालियां बजाने लगे। नई जर्सी में गहरे नीले रंग के साथ आधुनिक पैटर्न और तिरंगे की मनमोहक झलक देखने को मिलती है। केंद्र में BCCI का लोगो और स्पॉन्सर की ब्रांडिंग जर्सी को और आकर्षक बनाती है। डिजाइन में टीम इंडिया की आक्रामकता, ऊर्जा और युवा जोश को दर्शाने की कोशिश की गई है। खिलाड़ियों के लिए यह जर्सी हल्की, आरामदायक और तेज रफ्तार T20 क्रिकेट की जरूरतों के अनुसार तैयार की गई है। अमृतसर के कंपनी बाग में गुरुवार सुबह गैस्ट्रोथॉन 2025 स्टेप अप फॉर गैस्ट्रो इंडस्ट्रियल हेल्थ वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व फिटनेस आइकन मिलिंद सोमन ने किया और इसमें अमृतसर और आसपास के जिलों से आए कई गैस्ट्रोलॉजिस्ट, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस वॉकाथॉन का उद्देश्य बढ़ती गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल समस्याओं को लेकर जनता में जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम के दौरान मिलिंद सोमन ने कहा कि सक्रिय जीवन शैली अपनाना पाचन स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि उन्हें आलू के पराठे पसंद हैं, लेकिन इसके बावजूद वे घर का बना सादा खाना ही खाते हैं और पैक्ड फूड से पूरी तरह दूर रहते हैं। उन्होंने लोगों को रोज़ाना चलने, सही खान पान अपनाने और दैनिक आदतों में सुधार करने की सलाह दी। भारत की एयरलाइन इंडिगो इस समय एक बड़े ऑपरेशनल दिक्कतों से गुजर रही है। लगातार तीसरे दिन भी देश भर के अलग अलग एयरपोर्ट पर कई उड़ानों को रद्द करने की सूचना है। इससे पहले मंगलवार और बुधवार को 200 से अधिक उड़ानों को रद्द किया गया था, जिससे हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। दरअसल देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की कई उड़ान ऑपरेशन दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और दूसरे शहरों में ठप पड़ गई। इस कारण बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बताया जा रहा है कि दिल्ली से रवाना होने वाली 30 से अधिक उड़ानों को इंडिगो ने रद्द कर दी है। हालांकि इसके पीछे की वजह के बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ सकी है। हैदराबाद में भी करीब 33 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। मुंबई एयरपोर्ट पर भी कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।